हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KVS क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में 1.2 क्लास 9 के NCERT का 1.2 संख्या पद्धति का ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, ख़त्म तभी होगा जब आप एक शर्त को मानेंगे। वो शर्त ये है कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, मतलब पूरा एंड से शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिए, तो आपको पूरा कहीं पर एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, समय को बचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कॉपी और कलम और बुक अपने सामने रखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अलावा आएगा यहाँ पर देखते रहिए, लेकिन किताब अपने सामने रखिए ज़रूर। तो कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए ना। 1.2 का पहला का 1 नंबर सॉल्व करते हैं। कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सुनिए, इसके बारे में कुछ हम बताना चाहूँगा कि वास्तविक संख्या ये होती है वास्तविक संख्या। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में समझाया आपको कि वास्तविक संख्या क्या होती है। और देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व दुनिया में है, मतलब जो आप सोच सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 0 एंड -1, -2, 3.5, √3, √4 √5 etc। अब एक चीज़ और समझिए, अपरिमेय संख्या एक्चुअली अपरिमेय संख्या होती क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। तो ये समझते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। कहता है, वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर P और के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या है, P और Q इंटीजर, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में जिस संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधी सी बात है। इसमें एग्जांपल याद रखिए, जैसे √2, √3, √5। एक मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा वो है पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू बहुत सारे गणितज्ञ ने निकाला है 3.14 समथिंग होता है, लेकिन कभी कभी मैथमेटिक्स में कभी कि ऑलवेज हमेशा ही 22/7 पाई का मान ले लिया जाता है। 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब पाई का मान 22/7 लिया जाता है तो पाई एक अपरिमेय हम कर रहे हैं और 22/7 परिमेय। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पाई का मान गणितज्ञ ने निकालना चाहा तो इसका मान मतलब पूरा निकल ही नहीं रहा है कि पाई का मान 3.14 समथिंग 75 एक ऐसे निकल रहा है। पाई का मान निकलना असंभव है, संभव तो नहीं है लेकिन असंभव है। तो पाई का मान निकालना असंभव है, इसीलिए पाई का मान पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 P/Q के रूप में है, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये 7 जो है 7 डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 22/7 जो है P/Q के रूप में है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, 7 तो डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो 22/7 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको पूरा बढ़िया से याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका एग्जाम्पल पाई
√7 √6 etc. ये सब हो गया आपका कौन अपरिमेय संख्या ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट 1.2। हाँ, उससे क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ और समझिए कि पाइथागोरस हालांकि ये टॉपिक तो 10th क्लास का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक नहीं गणितज्ञ का नाम है। और प्रमेय जो थ्योरम उन्होंने जो बात बोला गणित में उसको ही प्रमेय कहते हैं, थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सपोज दैट ये समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या है समझते हैं इसको पहले। ये हो गया ABC त्रिभुज, जो कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पर होता है, 90 डिग्री यहाँ पर 90 यानी कि 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, साइड को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है तिरछी वाला, ये तिरछी वाला भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं। और ये जो नीचे वाला होता है उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और जो ये होता है इसको कहते हैं लंब। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इसका मान आप क्लास 10th में पढ़िएगा, इसका मान अलग अलग स्थिति में बदलता है। लेकिन आप इतना से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नीचे वाला जो बेस BC है इस त्रिभुज में, नीचे वाला जो भुजा है उसको आधार कहते हैं। और ये जो खड़ा वाला ये भुजा है उसे हम लंब कहते हैं। और ये जो तिरछा वाला है उसे हम कर्ण कहते हैं ना। तो इतना हो गया। तो पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस ने बोला कि कर्ण का स्क्वायर कर लो। किसका? कर्ण का स्क्वायर कर लो और बराबर लिख दो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपको लंब दे दे और आधार दे दे तो आप इस फार्मूला से कर्ण को निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझिए। फिलहाल यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, एक आपको समकोण त्रिभुज दे दिया यहाँ पर ABC, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर दे दिया आपको 1, यहाँ पर 2। पूछ रहा है कि AC कितना होगा। AC बोले तो कर्ण कितना होगा। तो निकालते हैं। AC क्या है? कर्ण। कर्ण बराबर व्हाट? हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ से जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस ने कहा है कि कर्ण का स्क्वायर कर लो और बराबर लिख दो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण यानी AC स्क्वायर इक्वल टू लंब। लंब तो यही होता है ना, ये होता है कर्ण आपका। क्या होता है? ये कर्ण, ये लंब, ये जो है आपका लंब, ये है नीचा वाला आधार। क्या चीज़? आधार यानी कि बेस। तो आपको कर्ण दे दिया AC और लंब दे दिया 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1। तो 2 दूना कितना? 4। तो ये लिख दिए 4 प्लस 1 को 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1। तो 4 1 5। तो रूट अंडर नहीं, अभी लिख रुकिए। तो 4 1 5 हो गया। तो इसका अमाउंट कितना निकला? AC स्क्वायर का अमाउंट निकला है, AC स्क्वायर का। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? √5 नहीं होगा। जब आप रूट को बाएं से दाएं तरफ ले जाइएगा, अरे सॉरी स्क्वायर को, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू कितना हो गया? √5। तो उन्होंने बेसिकली एक फार्मूला दिया है, कौन? पाइथागोरस ने, कि मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में या आपको तीनों भुजा में से यदि 2 को दे दे
तो आप एक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लिए हैं जिसमें कर्ण हमको पूछ रहा था और दे दिया था आधार और लंब दे दिया था, उसमें हमने कर्ण निकाल लिया फार्मूला सेट करके। कौन वाला कि कर्ण का स्क्वायर कर दो बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इस फार्मूला से निकाल लिया। जब इतना आप समझ गए तो इस चैप्टर को आप बना सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। कहता नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हम लोग यहाँ पर थे। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सुनिए ध्यान से, प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब जितना रूट अंडर वाला होता है, रूट अंडर वाला, वो कहता है वास्तविक संख्या होती है। बात क्या है? सही है। आप जितना भी संख्या देख रहे हैं वो सब चीज़ वास्तविक संख्या है, खाली आयोटा वाला बात छोड़ करके। आयोटा आप अभी नहीं समझते होंगे, वो क्लास 11 का है ना। तो पहला हो जाएगा सत्य यानी कि ट्रू। कैसे होगा? क्योंकि आप कोई भी एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ साथ ये वास्तविक तो भी है। क्या है? वास्तविक है। तो रूट 2 एक अपरिमेय है और रूट 2 एक वास्तविक भी है। तो आप ऐसा कोई भी संख्या सोच सकते हैं जो अपरिमेय हो। जो अपरिमेय संख्या हो गया वो वास्तविक भी होगा, ऑटोमेटिक बात। तो जिसका एग्जिस्टेंस दुनिया में है वो वास्तविक संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय के साथ साथ वास्तविक भी है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे हम लिखे हैं रूट 5, ये भी एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। अपरिमेय के साथ ये वास्तविक भी है, तो वास्तविक भी है ना, वास्तविक। जैसे हम लें रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, तो ये दोनों हो जाएगा अपरिमेय के साथ साथ वास्तविक। वास्तविक ऐसा आप बहुत सारा संख्या सोच सकते हैं जो अपरिमेय है और वो वास्तविक भी हो जाएगा। जो भी संख्या अपरिमेय है वह वास्तविक हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्य हो गया, ट्रू हो गया ना। तो 1 का क्या हो गया? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है। पहले समझिए आप संख्या रेखा होती क्या है। देखिए संख्या रेखा, रेखा आप समझते होंगे लाइन। तो सपोज दैट ये लाइन है, लाइन को कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं हिंदी में? रेखा। आपके क्वेश्चन में दिया गया है संख्या रेखा। किस चीज़ का रेखा? संख्या का रेखा। रेखा तो आप समझते हैं, खींच दीजिए, रेखा हो गया। और इस क्वेश्चन में दिया गया है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ कि आप संख्या को उस पर दर्शाइए, वो हो जाएगा संख्या रेखा। तो संख्या रेखा कुछ नहीं होता और एक संख्या का दर्शाने का एक माध्यम है, तरीका है, जो भी समझिए आप रूल है। तो संख्या रेखा कुछ नहीं होता, संख्या का दर्शाने का एक तरीका है कि किस तरह से संख्या दर्शाया जाता है। तो कुछ रूल कानून होगा जिसमें कि कहीं से कहीं मत न रखिए। और यहाँ पर देखिए बीच में जो है आपका 0 होता है और इधर -1, इधर -2 होता है, इधर -3 एंड -4। बहुत आप जहाँ भी इसको नंबरा करके अपना घर तक भी ले जा सकते हैं, मतलब -4, -5 एंड etc। इधर भी आप, इधर होता है माइनस, याद रखिए बीच में 0, इसके बाएं तरफ आइए तो माइनस, बाएं तरफ आइए तो -1, -4 इस तरफ फिर क्या हो जाएगा? घटते चले जाएगा। या दाहिनों तरफ जाते हैं, दाहिनों तरफ, तो वो पर प्लस हो जाएगा। तो 0, 1, प्लस में 1, प्लस में 2 एंड प्लस में 3 और प्लस में 4। तो संख्या रेखा कुछ नहीं होता, वह एक संख्या को, अंक को दर्शाने का एक तरीका है। रेखा है, संख्या को दर्शाने का रेखा को संख्या रेखा कहते हैं, जिसमें बीच में 0 होता है और 0 से बाएं चलते जाइए तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 इन्फिनाइट। कहाँ तक होता है? -इन्फिनाइट। इधर होता है आपको
क्या चीज़, प्लस इनफाइनाइट। इधर बहुत सा दूर आप जा सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये हो गया संख्या रेखा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, संख्या रेखा का, दूसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए ये जो आपका संख्या रेखा है इसका प्रत्येक बिंदु आप जो ये देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, कहता है इसका प्रत्येक बिंदु, ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रत्येक बिंदु बोल रहा है, प्रत्येक बिंदु √m का होता है। कैसा होता है, √m का। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है, मतलब जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, तो कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है। चलिए सत्य है कि असत्य यही नहीं बताना है। तो जब m बराबर दे दिया प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं किसको है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से चालू होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और वो पॉजिटिव होती है। लेकिन संख्या रेखा में नेगेटिव तो होता है, 0 भी होता है, प्लस भी होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है, मतलब आप m का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 दे दिए तो 1 हो गया, 2 दे दिए तो √2, तो इसका कुछ निकल भी नहीं करेगा। √, यदि हम 3 दे रहे हैं, √3, √4 दे रहे हैं तो √4 नहीं, ओनली 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है। हमने जहाँ पर m क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हमने m का मान डाला यहाँ पर, ऐसा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, m का मान प्राकृतिक संख्या देने से m का मान प्राकृतिक संख्या देने से हमको √m का वैल्यू आप कुछ भी डालिए पॉजिटिव ही आएगा। कुछ भी डालिए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। m का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, कुछ भी का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या डालिए। यदि m का मान प्राकृतिक संख्या में से यदि कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव संख्या आएगा। कहने का मतलब इधर का संख्या आएगा, नहीं आएगा। m का मान यदि आप पॉजिटिव डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी उधर जाइए तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव का वर्गमूल पॉजिटिव आता है, यानी कि इधर का संख्या दिखा रहा है कौन, √m, इधर का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप इसमें √m में कुछ भी डालिए इधर का नहीं दिखाएगा कि -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी, -5 भी। तो हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है जहाँ पर m प्राकृतिक संख्या हो? ऐसा इसलिए हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि m का मान प्राकृतिक संख्या लेकर इसमें बैठाने पर m में बैठाने पर नेगेटिव में संख्या नहीं आता है। हाँ, बढ़िया से समझिए, नेगेटिव में नहीं आता है। पॉजिटिव मतलब आ रहा है, इसमें पॉजिटिव इधर का संख्या दिखा रहा है, लेकिन 0 से इधर का जो माइनस है, नेगेटिव है, उसको नहीं दिखा रहा है कौन, √m। तो हम ऐसा कतई नहीं कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है √m का होता है जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, लेकिन m का मान ऐसा वो बोलता कि मतलब ऐसा चीज़ बोल देता जो कि इसको सॉल्यूशन करने के बाद माइनस भी आता हो, यदि ऐसा कहता तो सत्य हो जाता बात। लेकिन ये जो कह रहा है प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऐसा होता है, ये बात क्या है, गलत है। तो 2 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। समझे होंगे आई होप। तो असत्य हो जाएगा, असत्य। नंबर 3 पर चलते हैं, नंबर 3 पर कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सुनिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या चीज़, जितना वास्तविक संख्या है जिसका एग्जिस्टेंस दुनिया में है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, वास्तविक संख्या में जिसका मन करता है लेने का ले लीजिए आराम से। मेरा मन करता है √2 लेने का, 1 लेने का, 0, -1, -2, 4, 5, 6,
7 etc। इन्फिनिट तक भी जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनिट तक आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्वेश्चन वह कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या का होता है, कहते नहीं होता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि जिसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या ऐसा बात संभव है? क्या -2 वास्तविक संख्या है? आप बोलेंगे यस है। क्या -1 है? आप क्या बोलेंगे? यस है। 0 है? आप बोलेंगे यस है। लेकिन अब जितना भी आप देख रहे हैं संख्या, आप क्या बोलेंगे कि संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन हम ऐसा पूछें कि -2 वास्तविक है, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं कि अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब ये हुआ कि उसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम -2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे -2/1 ये हो गया p, ये हो गया q। तो 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। बात क्या है? गलत है। कैसे? कि एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, सभी के सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने एक एग्जांपल लिया ऐसा जो कि वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा बात क्या हो गया? गलत हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहले आप इतना समझ लीजिए, कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक 2 टाइप से होता है, 0 से उधर वाला प्लस, 0 से इधर वाला माइनस। तो कहता है प्रत्येक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, तो यही सब हो गया, यही ना, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। पहले सुन लीजिए, धनात्मक पूर्णांक ये हो गया आपका, पूर्णांक ये हो गया का वर्गमूल। वर्गमूल क्या आता है? वर्गमूल जिसका रूट निकले। पढ़े होंगे आप, जिससे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल कितना 3, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 625 का वर्गमूल 25 नहीं, और 676 का कितना 26। इससे होता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका आप सीखे होंगे, नहीं सीखे तो जाइए 8वां क्लास में सीखिए। तो वर्गमूल कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये जो धनात्मक पूर्णांक आप देख रहे हैं इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पर लिखा 7, हमने कहा 8, 9, 10, आप नहीं लिखेंगे। यह धनात्मक पूर्णांक, क्या ये धनात्मक पूर्णांक कहता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल कहे तो रूट अंडर निकालिए, और वो जो प्रत्येक का जो निकालेंगे आप वो अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल का मतलब सब में रूट चढ़ा दीजिए। वर्गमूल का मतलब सब में क्या चढ़ाइए? रूट लीजिए, हम चढ़ा दे रहे हैं, चढ़ा दिए। हाँ, तो 1 का कितना हो जाएगा 1, √2 का √2 ही, √3 का √3 नहीं, जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है उसको हम ऊपर में लिख रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा 2, इसका √5, इसका √6, इसका √7, √8, इसका आ जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन इज दैट कि प्रत्येक क्या चीज बोले से, हाँ, प्रत्येक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर का वर्गमूल मतलब रूट अंडर अपरिमेय संख्या होता है। कुछ तो परिमेय हुआ, हम जो निकाले अभी चेक करके, तो हमने पाया कि कुछ तो अपरिमेय होता है,
कुछ तो परिमेय भी होता है। जो रूट में आ जाए अपरिमेय, जो रूट में नहीं आए वो परिमेय कहलाता है। तो ये बात सही है कि गलत आप खुद ही तय करेंगे। कहता है प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं। काहे नहीं? क्योंकि 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल 1 आ रहा है जो कि परिमेय है। 2 एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल √2 आया, लेकिन ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। और ये हम जब √4 में जाएं तो इसका वर्गमूल जब हम निकालें तो 2 आ गया जो कि परिमेय है। तो ऐसा हम कतई नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक, एकाध को चलता, लेकिन उसने कहा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। लेकिन नहीं, प्रत्येक का नहीं, कुछ कुछ का परिमेय भी हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं √81 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? परिमेय आ जाएगा। और √, आप सोचिए कुछ भी, 49 तो 7 आ गया, 36 6 आ गया, ये सब क्या है? परिमेय है। परिमेय कैसे? जो रूट में नहीं होता है वो परिमेय कहते हैं। जैसे 1/p/q के रूप में लिख दिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, आप इसको भी जानते होंगे। तो ये हो गया परिमेय और परिमेय का बात। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का वर्गमूल यानी √अंडर परिमेय नहीं होता है। हाँ, मोस्टली परिमेय होगा, मोस्टली कहता तो सत्य हो जाता, लेकिन प्रत्येक का कहना गलत है कि प्रत्येक अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ तो परिमेय आ रहा है ना, तो ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत, असत्य, फॉल्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। हो सकता है तो होगा आंसर नहीं। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन और ये इसमें और कहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक ऐसा कहता है वर्ग एग्जांपल देने के लिए। नहीं, जिसे हम लिखते हैं 4 1, सॉरी में तो लिखना है पूरा नहीं, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसका, यह है जिसका, निसका नहीं, जिसका क्या चीज़? वर्गमूल, जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका दूसरा का आंसर कंप्लीट। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिए आप, इसको हटाने देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर, यदि आपसे हम ये बोलें, क्वेश्चन देते हैं आपको बढ़िया संख्या कि 1, 2, 3 etc को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आप क्या करेंगे? एक आप संख्या रेखा लेंगे, नंबर लाइन, क्या चीज़? नंबर लाइन लेंगे आप इसे बोल देंगे 1 = 2 3 4 5 etc, -1 -2 -3 -4। दे दिया 1 तो आप यहाँ लिखेंगे 1, जब दे दिया 2 तो यहाँ लिखेंगे आप 2। ये हो गया 1, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ दे दिए p, यहाँ पर q, और यहाँ दे दिया आप क्या चीज़? 3, हाँ r। तो आप बोलेंगे कि p जो है वह 1 को दर्शा रहा है, q जो है 2 को दर्शा रहा है, r जो है 3 को दर्शा रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये बोला कि √5 को दर्शाओ, √5 को दर्शाओ। ये तो परिमेय संख्या का निरूपण हो गया बढ़िया से लेकिन अपरिमेय संख्या का दर्शाए, मतलब कैसे दर्शाएं अपरिमेय संख्या को? अपरिमेय संख्या को क्योंकि उसका मान तो एग्जैक्ट पता चलता नहीं है, क्योंकि √5 कहाँ देंगे? उसका यदि वर्गमूल निकालिएगा दशमलव में तो कहाँ बैठाएंगे उसको? उसके लिए एक जुगाड़ है जिसे हम बताने जा रहे हैं, आप नहीं, जिसे हम बताने जा रहा हूँ। तो कहता है √5 को संख्या रेखा पर, कौन रेखा? संख्या रेखा पर दर्शाओ, दर्शाइए देते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमने लिखा यहाँ पर एक नंबर लाइन,
ये सब होता है। यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ ले लीजिए 0, यहाँ पर 1, यहाँ ले लिए, यहाँ ले रहे हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। हाँ, इसके बाद हमको चाहिए रूट अंडर 5 का। यहाँ से डिस्टेंस रूट अंडर 5 का चाहिए। यदि हम जुगाड़ लगा करके यहाँ से हम किसी न किसी तरह रूट अंडर 5 का डिस्टेंस यदि हम निकाल लें 0 से, हमको यदि 2 का दर्शाना रहता 2 को, तो 2 यहाँ नाप के आराम से दिखा देते हैं कि 2 यहाँ है। लेकिन हम किसी न किसी तरह यदि हम 0 से रूट अंडर 5 डिस्टेंस निकाल लें किसी न किसी तरह, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो निकलेगा कैसे? इसीलिए हम पहले आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम, उसका यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए, हम यहाँ से यहाँ लिया 2 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 2 इकाई डिस्टेंस लिया, और हमने ऊपर ले लिया 1 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 1, और यहाँ पर 90 डिग्री पे लिए हैं। और फिलहाल के लिए जब माने यहाँ पर A, यहाँ पर माने B, यहाँ पर माने C, तो A, B, यहाँ पर C, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ। याद रखिए हमको 0 से √5 वैल्यू निकालना है, √5 डिस्टेंस, तो कम बन जाएगा। तो हमने यहाँ लिया 2, यहाँ लिया हमने 4। यदि हम AC का डिस्टेंस यदि हम पूछें, कौन सी का? AC का, यही है ना AC। हमने यहाँ पर लिया 2 और हमने लिया यहाँ पर 1। तो हम यदि AC का डिस्टेंस यदि पूछें तो AC आप कितना लिखेंगे? यहाँ पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चूँकि AC एक कर्ण है, क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है आपका आधार, यहाँ से यहाँ आधार, ये होता है लंब। तो लंब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया। कितना हो गया? 4। यदि आप जोड़ेंगे तो रूट अंडर 5, तो AC का वैल्यू निकल गया रूट अंडर 5। तो सुनिए आप ध्यान से बच्चों, कि इतना हो गया आपको रूट अंडर 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको 0 से इतना लेना था रूट अंडर 5, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है रूट अंडर 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। यदि हम 0 से रूट अंडर 5 डिस्टेंस ले लें तो कम बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जुगाड़ सेटिंग करके यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाली है रूट अंडर 5। यदि आप इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, मतलब तोड़िए भांगिए मत, इसको यदि हम ऐसे कर लें, मतलब इसको हम गिरा लें, सपोज दैट ये घड़ी की सुई है, क्या है? घड़ी की सुई, आप समझते हैं? द मिनट हैंड ऑफ द वॉच, उसी घड़ी की सुई कहते हैं। यदि घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई इधर जब घूमता है, घड़ी की सुई जब इधर घूमता है तो उसका डिस्टेंस तो कम होता नहीं है। यदि हम AC को, यानी रूट अंडर 5 डिस्टेंस को यदि हम नीचे ला लें, नीचे समझते हैं, फॉल नीचे ला लें, तो वह दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5। तो ये है आपका रूट अंडर 5। इसको यदि हम चाप से माप करके यदि हम नीचे ला लें ऐसे करके, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5। क्यों? क्योंकि AC को ही हम यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि AC किसी न किसी तरह पर आ जाए तो हमें कम बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5। तो यहाँ पर बिंदु दे दीजिए आप किंची P। तो यहाँ लिखेंगे आप कहाँ पर? यहाँ नीचे में, कि बिंदु P रूट अंडर 5 को दर्शा रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना? 3 नंबर क्वेश्चन था। कितना था? 3 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको रूट 5 दे दिया तो 2 1 लेते। यदि आपको कितना दे देता? रूट अंडर 3, तो आप यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, नहीं तो रूट अंडर 3 था ना, 2 रहता तो यहाँ पर 1 1, तो ये हो जाता रूट 2। फिर यहीं पर से लेना पड़ता कितना? 1 डिस्टेंस, तो ये हो जाता आपका रूट अंडर 3। तब इसको इधर तार करके हो जाता आपका। एग्जाम्पल में दिया गया है, अगली वीडियो में हमने एग्जाम्पल को कवर करेंगे। और आज का वीडियो यहीं तक।
क्लास भी यहीं तक। मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।